जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान किया था कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने कहा ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड डिजायर्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। अपनी उस अनलिमिटेड डिजायर्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू मैनेज करना इकोनॉमी कहलाता है। फिर हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका देखा था कि प्री अयूब इरा उसका क्या बैकग्राउंड था, किस तरह की इकोनॉमी थी। फिर हम लोगों ने देखा अयूब के दौर के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। फिर हम लोगों ने देखा भुट्टो दौर के अंदर जो नेशनलाइजेशन हुई उसके क्या इंपैक्ट थे और वो क्या प्रोसेस था सारा। फिर हमने ज़ियाउल हक की इकोनॉमी का मॉडल देखा। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक के बाद ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, रोल ऑफ ट्राइका रहा, उसके अंदर देखा। फिर हम लोगों ने मुशर्रफ इरा और फिर मुशर्रफ के बाद वाला जो प्रोसेस है, जो पीरियड है, उसको भी देखा कि उसके अंदर इकोनॉमी की क्या कंडीशन रही और क्या इकोनॉमिक सिचुएशन थी। फिर हम लोगों ने कहा कि तीसरी जो चीज हम लोगों ने देखनी इकोनॉमी के अंदर वो मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं कि मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन कौन से हैं। उसमें जो सबसे पहला इकोनॉमिक सेक्टर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सर्विसेज सेक्टर। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है? हमारी ये जो टोटल आमदन है, फर्ज कीजिए घर के टोटल 10,000 रुपए कमाई है, उस 10,000 में से 21% जो है, मतलब हमारे पाकिस्तान की टोटल इनकम का जो 21% है, 21% ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, 21%। और मजेदार बात याद रखिएगा, ये 50% पॉपुलेशन को कंज्यूम करता है। पाकिस्तान की जो 50% आबादी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर के सेक्टर से जुड़ी हुई है। याद रखिएगा बड़ा, इस वजह से एग्रीकल्चर इवन के इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये 50% आबादी को, पॉपुलेशन को कंज्यूम करता है, इस वजह से हम लोग कहते हैं सॉरी कहते हैं कि ये जी क्योंकि 50% पॉपुलेशन को कंज्यूम करता है, इस वजह से एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वो भी चल रही है साथ जूम की। अच्छा, उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें टैक्स कलेक्शन होती है, तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका 0.03% जो है वो हमारे पास जो टैक्स है वो एग्रीकल्चर, मतलब टोटल जो टैक्स कलेक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, उसमें से जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो सिर्फ लेस देन 1% है। इस वजह से अक्सर बातचीत होती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाए, इनसे टैक्स रिकवर करें। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है दैट इज व्हाट यू कॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ, ये इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री भी इसी के अंदर शामिल है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है हमारे पास वो कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है हमारी टोटल इनकम का? 21% ही कंट्रीब्यूट करता है, 21% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि 21% इसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन कंज्यूम करता है, हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन जो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, वो 25% पॉपुलेशन जो हमारी वो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है जी। और सबसे अहम बात, जो टोटल हम पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस टैक्स कलेक्शन में जो टैक्स कलेक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर से होती है वो 70% है। मतलब जो 70% पाकिस्तान टैक्स कलेक्ट करता है, उस 70 टोटल टैक्स कलेक्ट करता है, उस टोटल टैक्स का 70% जो टैक्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से कलेक्ट होता है। फाइन, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद तीसरा सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर। अब सवाल ज़हन में ये पैदा होता है कि सर सर्विसेज सेक्टर क्या होता है? व्हाट एक्चुअली इज द सर्विसेज सेक्टर? ठीक है जी। अब सर्विसेज सेक्टर से मुराद ये होता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, वकील, ये सारे टीचर्स हजरात जो हैं, ये जो सारे अपने इनकम जनरेट करते हैं, वो जो ये सारा प्रोसेस होता है, मतलब जब आप कोई सर्विसेज दे के कोई इनकम जनरेट करते हैं, तो इस तरह का जो हमारे मुल्क के अंदर जो सारा तबका है वो सर्विसेज सेक्टर के अंदर आता है। तो याद रखिएगा, सर्विसेज सेक्टर जो है हमारी टोटल इनकम का 60%, तकरीबन अप्रोक्सीमेट 60% जो है हमारा वो कहां से आता है? वो इस सर्विसेज सेक्टर से आता है। अप्रोक्सीमेट 60% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है जी, 60%, तकरीबन 60%। आप देखें ना, ये 21%, तो बाकी जो बचेगा 58% या 60% के नजदीक वो यहां से आता है। उसके बाद यहां पर जो कितने परसेंट पॉपुलेशन कंज्यूम होती है सर? यहां पर भी तकरीबन हमारी 25% के नजदीक, 25% के नजदीक जो पॉपुलेशन है वो इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। 25% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है। उसके बाद ये सेक्टर हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है? सो दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 30% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन। मतलब जो टोटल हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें से इस सेक्टर का कितना हिस्सा है? 30% हिस्सा है। इज इट क्लियर?
बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है जी, ये है मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स, मतलब ये वो 3 बुनियादी सेक्टर्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान अपनी इनकम जनरेट करता है। इससे हट के भी होंगे बहुत से ऐसे हैं जो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं कोई सब ब्रांच है, लेकिन जनरली मेजर ये 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कहां से आपने लिए हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सिविल सर्विसेज में आपने जब भी कोई फैक्ट एंड फिगर रिप्रेजेंट करना होता है या वहां पॉइंट आउट करते हैं तो आप उसके साथ उसका रेफरेंस भी बताते हैं कि आप इस रेफरेंस को इस्तेमाल करके ये फैक्ट एंड फिगर दे रहे हैं। फाइन। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो आशारिये, वो निशानियां जिनसे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ये इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है। आए इकोनॉमी के अंदर जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से, उनको जरा देखते हैं। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है उसको कहते हैं जीडीपी रेट। अक्सर आपने सुना होगा, खबरों के अंदर भी अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे आप सुनते हैं कि जीडीपी रेट, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, पाकिस्तान की जीडीपी इतनी होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जीडीपी इतनी है, जीडीपी इतनी होनी चाहिए हमारे पास। अब ये जीडीपी असल में है क्या? ये जीडीपी समझाने जा रहा हूं मैं आपको। इसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जरा जीडीपी का कंसेप्ट समझें, आप भी समझिए जरा जीडीपी एक्चुअली में है क्या। फर्ज कीजिए ये 10,000 रुपए आपने कमाए, आपका घर है, आपके घर के अंदर जो टोटल इनकम आई है वो 10,000 रुपए आई है। अब मुझे एक बात बताएं, 10,000 पर मंथ आ रहा है तो सालाना कितना हो जाएगा? सालाना हो जाएगा ये 1,20,000 रुपए। ऐसे 1,20,000 जी 1,20,000 रुपए हो जाएगा सालाना। अब जब ये 1,20,000 सालाना हुआ है, ये किस हिसाब से, मतलब 10,000 पर मंथ था और जो सालाना हो गया वो 1,20,000 रुपए हो गया। अब मेरी एक बात याद रखिए जरा गौर से, अब इस घर की टोटल इनकम है 1 साल की। अब ये घर की जो टोटल इनकम है, ये 1 साल की जो टोटल इनकम है, इसमें से फर्ज कीजिए ये जो 1,20,000 है, इसमें से 60,000 जो है वो अब्बा जी की तनख्वाह लगा दें। मतलब जो फादर घर का जो मेन स्पॉन्सर है उसकी जो तनख्वाह है वो टोटल सालाना वो 60,000 है। ठीक है ना जी। उसके बाद फर्ज कीजिए आपका कोई मकान है या आपकी कोई दुकान है जिसका किराया कितना आ रहा है आपको, सालाना 20,000 रुपए वो आ रहा है आपके पास। ठीक है ना जी, 20,000 टोटल कितना हो गया, 80,000 रुपए हो गया। अब जरा एक और बात समझिएगा, अच्छा टोटल सालाना इनकम 1,20,000, उसमें से 60,000 अब्बा जी की इनकम आ रही है या तनख्वाह आ रही है और 20,000 रुपए आपके पास वो घर का या दुकान का रेंट आ रहा है। फिर आपने कुछ छोटा सा प्राइवेट बिजनेस भी शुरू किया हुआ है। फर्ज कीजिए कि मतलब अपने साथ घर वालों ने मिलजुल के कोई ना छोटा सा प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट किया। वो प्राइवेट बिजनेस जो है आपको 20,000 रुपए, वो प्राइवेट बिजनेस आपको सालाना इनकम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, और ये 1,00,000 टोटल हो गया। अब बाकी जो 20,000 फर्ज कीजिए आपका कोई और बड़ा बहन भाई है जो कोई ना कोई जॉब करता है या कोई ना कोई काम करता है, तो सालाना 20,000 रुपया वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सब को मिला के आपकी जो एनुअल इनकम है, जो टोटल आपने सर्विसेज दी, जो टोटल आपका बिजनेस था, जो टोटल आपके एसेट्स थे, उन्होंने जो सालाना इनकम जनरेट की है वो सालाना इनकम इतनी है, 1,20,000 रुपया है। ये आपके घर की जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसको आप लोग कहते हैं जीडीपी। इसको क्या कहते हैं आप लोग? जीडीपी। अगर यही मुल्क के ऊपर अप्लाई करें तो एक मुल्क जो है सालाना जितनी सर्विसेज या जितने प्रोडक्ट्स बेचता है या जितनी इनकम जनरेट करता है सालाना, चाहे वो प्रोडक्ट्स बेच के, चाहे वो सर्विसेज दे के, चाहे वो इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर से, सालाना जितनी इनकम जनरेट होती है वो उसकी जीडीपी होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल जीडीपी रेट। ठीक है, हमारा जो करंट जीडीपी रेट है वो कितना है? वो हमारे पास है 3%। 3% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जबकि ये होना कितना चाहिए? जबकि ये होना चाहिए 6%। कितना होना चाहिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड है? अगर हम चाहें कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए तो हमारी इकोनॉमी कितने फीसद पे ग्रो करनी चाहिए? 6% पे ग्रो करनी चाहिए। ये परसेंटेज ओवरऑल जो हमारी इनकम होती है उसको डिवाइड करके निकलती है, लेकिन आप इसको इसी मतलब से समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर सर क्या है? द सेकेंड इंडिकेटर इज, वो आपके पास होता है, उसको आप लोग कहते हैं फिस्कल एंड करंट अकाउंट। फिस्कल अकाउंट, फिस्कल एंड करंट अकाउंट।
अब सर ये फिस्कल एंड करंट अकाउंट क्या है, अब इसका समझाएं हमें कंसेप्ट। ये भी एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का। तो ये क्या है सर, फिस्कल एंड करंट अकाउंट से क्या मुराद है, सॉरी व्हाट डज दैट मीन सर, इससे क्या मुराद? फिस्कल एंड करंट, देखिए मैं आपको समझाने लगा हूं, इसी तरह से घर की मिसाल देके दोबारा समझते हैं हम लोग। इसी एग्जांपल को लेते हैं। फर्ज कीजिए फिर हमारा वही घर की सिचुएशन। अब घर की आमदन कितनी है, मैंने कहा पर मंथ का हिसाब लगा लें या पर एनम का हिसाब लगा लें। तो पर एनम जो है थोड़ी सी बड़ी अमाउंट बन रही है, पर मंथ जो है वो थोड़ी छोटी अमाउंट है, तो हम वही से अंदाजा लगा लेते हैं। तो जो घर की आमदन है, जो आपके पास जो रेवेन्यू है, जो घर के अंदर आ रहा है पर मंथ रेवेन्यू है, वो कितना है? वो हमारे पास है 10,000 रुपये। कितने हैं जी? पर मंथ जो है वो 10,000 रुपये आ रहे हैं हाउस के अंदर, घर के अंदर आ रहे हैं। और घर से जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है, मतलब जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कितने हैं? जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हैं आपके पास, फर्ज कीजिए वो है 8,000 रुपये। मतलब आमदन तो 10,000 है, लेकिन जो खर्चे हैं वो 8,000 रुपये। मतलब 10,000 रुपये आ रहा है तो 8,000 रुपये जा रहा है। अब रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो अकाउंट, जिससे हमें अंदाजा होता है, ठीक है ना, जिस चीज से हमें अंदाजा होता है कि यार आमदन इतनी है और खर्चे इतने हैं, इस चीज का अंदाजा लगाना फिस्कल अकाउंट, जो हमें इस चीज के बारे में बताता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड फिस्कल अकाउंट, कि आपके सालाना खर्चे कितने हैं और सालाना आपकी आमदन कितनी है, आमदन कितनी है और खर्चे कितने हैं। अगर आपके पास आमदन ज्यादा है और खर्चे कम है, तो आप कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी ठीक जा रही है, आपका जो फिस्कल अकाउंट है वो अच्छा है, गुड, तो मतलब कि वो सरप्लस में है। और अगर आपका रेवेन्यू कम हो जाए, मतलब आमदन आपकी कम है और आपके खर्चे ज्यादा है, मतलब आपकी आमदन 10,000 है और खर्चे 15,000 है, तो फिर क्या होगा बताइए? फिर ये होगा कि आप कहेंगे जो आपका फिस्कल अकाउंट है वो डेफिसिट में, ठीक है, मतलब कि आप घाटे में जा रहे हैं। इसको कहते हैं फिस्कल अकाउंट, ठीक है। मतलब जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल फिस्कल अकाउंट। अच्छा, इसी की एक और शक्ल आपके पास करंट अकाउंट होता है। तो अखराजात और खर्चों का आप लोग, आमदन और अखराजात को जब देख रहे होते हैं, तो वो आपके पास फिस्कल अकाउंट है। अब मेरी एक बात सुनिए, अब एक और लिहाज से फर्ज कीजिए यही घर जो है, यही हाउस, ये पाकिस्तान, ये बिजनेस करता है। ये क्या करता है जी? कोई कारोबार करता है। अब उस कारोबार से ये क्या करता है? ये कोई ऐसी चीजें बनाता है, उन चीजों को ये बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट्स करता है, बाहर के मुल्क में भेजता है, बाहर की मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट्स करता है। तो जब एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट समझते हैं ना, एक्सपोर्ट से मुराद क्या होता है सर? एक्सपोर्ट से मुराद होता है, टिश्यू दीजिएगा सर। एक्सपोर्ट से मुराद होता है, एक मिनट, सॉरी, एक्सपोर्ट से मुराद होता है चीजों को बाहर के मुल्कों में बेचना। अब जब एक्सपोर्ट्स होती है तो आपको पता है आपके मुल्क में क्या आता है? डॉलर इनफ्लो। क्या आता है जी? डॉलर इनफ्लो आता है बाहर के मुल्क भी। जाहिर है आपने ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को आपने अमेरिका के अंदर बेचा, तो अमेरिका के अंदर आप इसको किस में बेचेंगे? डॉलर के अंदर ही बेचेंगे। तो फिर जब अमेरिका को आप मार्कर देंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? डॉलर। इसको कहते हैं डॉलर इनफ्लो, एक्सपोर्ट से हुआ। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक भी तो चाहिए था आपको, इस मार्कर को बनाने के लिए इंक भी चाहिए थी। अब फर्ज कीजिए इंक वो अपने मुल्क के अंदर आप नहीं बना रहे हैं, वो आपने चाइना से इंपोर्ट की। वो आपने चाइना से क्या की? इंपोर्ट। इंपोर्ट से मुराद होता है किसी दूसरे मुल्क से चीजें खरीदना। मतलब जिस मुल्क को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्टर हो गया ना। इसी तरह पाकिस्तान चीन से चीजें बहुत सी खरीदता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है? उनको इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो जब आप किसी मुल्क से किसी मुल्क को कोई चीज बेच रहे हैं तो डॉलर में बेच रहे हैं, तो खरीद भी रहे हैं तो फिर भी किससे खरीद रहे होंगे? डॉलर से ही खरीद रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो इंपोर्ट होती है, इससे डॉलर आउटफ्लो होता है, इससे डॉलर आपके मुल्क से बाहर जाता है। तो देखिए जरा, बात सुनिए जरा गौर से, यहां पर क्या हो रहा है? डॉलर आउटफ्लो, यहां पर डॉलर इनफ्लो। ये जो डॉलर का हिसाब बताता है कि डॉलर आ कितना रहा है और डॉलर जा कितना रहा है, वो हमारे पास होता है करंट अकाउंट। उसको क्या कहते हैं आप लोग? करंट अकाउंट।
अब आप जरा मेरी बात सुनिए, अगर डॉलर इनफ्लो ज्यादा है और डॉलर आउटफ्लो क्या है आपके पास, वो कम है, तो आप कहेंगे आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, अच्छा है, मतलब आपके मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहा है, आप बहुत ज्यादा चीजें बाहर कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डॉलर इनफ्लो आपका ज्यादा है और डॉलर आउटफ्लो आपके पास क्या है जी, वो कम है। तो मतलब आप ये कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर बिजनेस अच्छा है, आप लोग बाहर के मुल्कों के साथ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर डॉलर आ रहा है, उसके मुख्तलिफ तरीकेकार हो सकते हैं, बिजनेस से भी आते हैं, एड से भी आते हैं, और भी बड़े तरीकेकार होते हैं। और आपकी इंपोर्ट्स जो है अगर वो कम है, इसका मतलब आप डॉलर बाहर कम भेज रहे हैं और बाहर से ले ज्यादा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है। तो ये भी आपके पास क्या होता है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी बुरी है। कैसे, अगर फिस्कल अकाउंट मीन रेवेन्यू ज्यादा है, आमदन के जरिए ज्यादा है और इखराजात क्या है, कम है, तो जब इखराजात कम हो और आमदन के जरिए ज्यादा हो तो हम कहते हैं फिस्कल अकाउंट सरप्लस है। जबकि पाकिस्तान का फिस्कल अकाउंट क्या रहता है, आमतौर पर डेफिसिट रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर्स क्या है, ज्यादा। और दूसरी तरफ आ गया करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्या होता है, डॉलर इनपुट इनफ्लो जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा, आउटफ्लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम। लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी क्या है, वो डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, हमारा डॉलर आउटफ्लो ज्यादा होते हैं और डॉलर इनफ्लो कम है, इसलिए हमारा करंट अकाउंट भी वो क्या है, वो डेफिसिट में है। फाइन, क्योंकि हमारा पार्ट 1 यहां खत्म हो गया था, तो एक्चुअली ये पार्ट 3 बन रहा है। पार्ट 1 था हमारे पास ये, पार्ट 2 आज जो हम लोगों ने पढ़ा, अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये पार्ट 3 है। अब सुनिए जी, 2 इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ लिए, इसी तरह के और भी बड़े इंडिकेटर्स होते हैं, तो मेन इंडिकेटर मैं कुछ बता के अगले हिस्से के ऊपर जाता हूं। इसी तरह होता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की रफ्तार, या महंगाई की रफ्तार मतलब रेट। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं भाई, जब कोई चीज आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाती है, जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है ना, और इसको आप लोग कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट है, करंट जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान के अंदर, वो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो कितना है जी, 25 से 30% है, होना कितना चाहिए, 6 से 8%, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट की भी एक डेफिनेशन है, क्या, अगर कोई शख्स 28 साल का है, सॉरी 18 साल का है कोई नौजवान, और वो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा, तो उसको कहेंगे वो अनएम्प्लॉय है, ठीक है जी। तो इन अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है चेक करने का। करंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.3% है, ठीक है, होना इससे कम चाहिए, 4% के नजदीक होना चाहिए। अच्छा, उसी तरह हमारे पास एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसको कहते हैं आप लोग पॉवर्टी रेट, गुर्बत, शराय गुर्बत, पॉवर्टी रेट। अच्छा, पॉवर्टी रेट जो है पाकिस्तान, पॉवर्टी किसको कहते हैं, गुर्बत की डेफिनेशन भी वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई शख्स दिन के अंदर $2.15 या उससे कम इनकम जनरेट कर रहा है, कितनी, $2.15 या उससे कम अगर कोई शख्स इनकम जनरेट कर रहा है, तो आप कहेंगे वो गरीब है। $2.15 आज के मुताबिक आप समझ लें, जरा अंदाजा लगा लें कितने बनता है, तकरीबन ये को बनेगा 550 या 600 के नजदीक बनेगा। तो अक्सर देही इलाकों में चले जाए तो लोग दुकानों के ऊपर या मार्केट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी जो पर डे इनकम 500 के नज़दीक होती है। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है और 40% आबादी गरीब है, गुर्बत की डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो दिस इज द पॉवर्टी रेट, ये भी एक इंडिकेटर है। तो ये मुख्तलिफ तरह के, इसी तरह एक और इंडिकेटर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स जिनको आप लोग कहते हैं फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन कि मतलब हमारे अकाउंट के अंदर, फॉरेन अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं जिससे हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, जिससे हम इंपोर्ट्स कर सकते हैं। तो होने तो फॉरेन रिजर्व्स $20 बिलियन चाहिए, लेकिन मौजूद कितने, 6 से 8 बिलियन डॉलर मौजूद हैं, लेकिन होने कितने चाहिए, $20 बिलियन, होने 20 चाहिए। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, यू कैन गेस, सॉरी थोड़ी सी तबीयत आज मेरी खराब है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही, माजरत इस चीज के लिए। फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास 6 से 8 बिलियन डॉलर के हैं, हमारे पास होने कितने चाहिए, $20 बिलियन के। अब जरा देखिए, ये है वो इशारिये, ये है वो वसाइल जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है या बुरी है। भाई देखें ना, एक अमीर आदमी है, आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि वो शख्स अमीर है।
आप अंदाजा लगाते हैं कि उसके पास गाड़ी कौन सी है, बड़ी गाड़ी है, आप देखते हैं उसने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, घड़ी कौन सी पहनी हुई है, मोबाइल फोन कौन सा रखा हुआ है, किस इलाके के अंदर रह रहा है, किस तरह का घर है कि नहीं है। तो इकोनॉमी अच्छी है या बुरी, वो इन चीजों से चेक होती है। हमारे यहाँ जो जीडीपी रेट है वो 3 है, होना 6 चाहिए, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, वो अच्छी नहीं है। उसके बाद जो हमारा फिस्कल एंड करंट अकाउंट है वो सरप्लस में होना चाहिए, है किसमें, डेफिसिट में, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई की शरह जो है वो हमारे पास कितनी है, 25 से 30% है, होनी कितनी चाहिए, 6% के नजदीक होनी चाहिए। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% है, होना कितना चाहिए सर, 3 to 4% तक होना चाहिए। इसका मतलब इन सब से क्या अंदाजा लग रहा है, पोवर्टी रेट हमारे पास सर, शरह गुर्बत 40% लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6 से 8 बिलियन डॉलर है, होने 20 बिलियन डॉलर चाहिए। तो इन सब से अंदाजा क्या लगा रहे हैं आप लोग, इन सब से आपको अंदाजा ये लग रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है। ये थी वो चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अच्छा, तो दीज आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब हम आ रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी इन इंडिकेटर्स के मुताबिक अच्छी नहीं है तो उसके पीछे इश्यूज क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो यहां तक सबको क्लियर है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगला हिस्सा, इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमी के साथ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये आशारिय मुस्बत नहीं है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? इसका वो फोटो बन सकती है किसी तरह से, उससे बना दो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे हैं, उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को बेहतर नहीं है। ठीक है, मतलब कपड़े फटे पुराने हैं, गाड़ी है ही नहीं, उसके बाद घर जो है वो अपना नहीं है, फिर जो खाने पीने की कंडीशन है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग क्या है, गरीब है, इकोनॉमिकली क्या है, गरीब है। उसके पीछे वजह क्या है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम सर, कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर नहीं है। तो बहुत सी वजूहात हैं, याद रखिएगा, देयर आर द लॉट ऑफ रीजंस, बट द मेजर रीजन, जो बुनियादी वजह है, जरा ये माइक में इस तरफ कर दूं। अच्छा, तो जो बुनियादी वजह है आपके पास कि इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर क्यों नहीं है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बहुत सी ऐसी रीजंस हैं। यहाँ इस साइड पे देखिए, अच्छा उसके अंदर, ठीक, बहुत सी ऐसी रीजंस हैं, लेकिन उसमें जो एक मेजर रीजन है, जो सबसे पहले सबसे बड़ी रीजन है, हम लोग वो पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी डिस्कस करेंगे। वो है हमारे इकोनॉमी को जो इशू है वो है ट्विन डेफिसिट का। और ये याद रखें, ये अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ट्विन डेफिसिट किस चीज का सामना है जी, ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट मतलब दो डेफिसिट्स का सामने, कितने डेफिसिट्स का सामने, दो। पहला डेफिसिट किस चीज का, पहला डेफिसिट है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, अब मुझे आप लोग ही बताएंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आपको फिस्कल अकाउंट समझा चुका हूं और फिस्कल अकाउंट के साथ मैंने फिस्कल डेफिसिट भी बताया आपको। अच्छा, एक हमें सामना है फिस्कल डेफिसिट का, दूसरा जो हमें सामना है वो करंट अकाउंट डेफिसिट। वो दूसरा हमें जो किस चीज का सामना है जी, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो डेफिसिट्स हैं जिनका हमें सामना है। ठीक है जी। अब फिस्कल डेफिसिट से मुराद क्या है, तो आप मुझे पहले बताएं फिस्कल अकाउंट क्या है। अभी मैंने आपको बताया, जिसमें आप लोग कहते हैं कि एक हमारे पास क्या होते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आमदन के जराए, और एक क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स। एक क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर्स, अखराजात जिसको आप लोग कहते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट से क्या मुराद होगा, डेफिसिट मीन डेफिशिएंसी, कमी। तो जब हमारे रेवेन्यू शॉर्ट हो जाएंगे, लेस होंगे, और हमारे एक्सपेंडिचर्स हाई हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे, तो फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा जो फिस्कल अकाउंट है वो डेफिसिट। बात समझ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे रेवेन्यू के रिसोर्सेज कौन कौन से, सवाल तो उठता है ना, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं ना सर, आमदन के जरिए कौन से हैं पाकिस्तान के। तो एक तो मैंने आपको बताया वो जो आपके पास इकोनॉमिक सेक्टर्स है, तो इकोनॉमिक सेक्टर से सर कैसा पाकिस्तान पैसे कैसे हासिल करता है, टैक्स के जरिए। तो जो सबसे पहला आपका रेवेन्यू का रिसोर्स है वो क्या है, वो टैक्स है, टैक्सेस। टैक्सेस, टैक्स सबसे पहला जो रेवेन्यू का रिसोर्स है मुल्क का, वो क्या है, वो टैक्स है। दूसरा आपके पास जो रेवेन्यू का रिसोर्स है वो नॉन टैक्सेस होते हैं, मतलब टैक्स से हट के कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप लोग जैसे सर ये नॉन टैक्सेस क्या होते हैं, नॉन टैक्सेस मतलब चालान की फीस जो होती है, अक्सर जो आप सरकारी इदारों में फीस जमा करवाते हैं, है कि नहीं है, मुख्तलिफ सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं, ये सारे क्या है, ये नॉन टैक्सेस है जो हुकूमत को आप पे कर रहे हैं। टोल टैक्स जो होता है,
आप मोटरवे इस्तेमाल करते हैं तो देते हैं ना हुकूमत को पैसे, है कि नहीं? आप मुख्तलिफ फॉर्म सबमिट करवा के हुकूमत को फीस की मद में पैसे नहीं देते हैं। ये क्या है? ये नॉन टैक्सेस की, ये भी हुकूमत की आमदन का एक हिस्सा है ना जी। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होती है, तीसरी जो चीज हुकूमत के पास आमदन के लिए मौजूद है वो SOEs। SOEs से क्या मुराद है? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। क्या मैं इसको SOEs लिख रहा हूं और बोल रहा हूं इसका कंप्लीट फॉर्म स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब हुकूमत की या रियासत की मलकियत में जो ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे कारोबार जो रियासत की मलकियत में है, ऐसी चीजें जिससे वो रियासत इनकम जनरेट करती है, जैसे PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, PSO है, वगैरह वगैरह। ये जो सारे तकरीबन जो बड़े हैं वो 52 हैं और अगर छोटे मोटे मिला लिए जाए तो 100 से ज्यादा स्टेट और एंटरप्राइजेस हैं। तो ये है जराए रियासत के, ये है आमदन के जराए, रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनिए, अब हम इन रिसोर्सेज का भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, आपकी सिर्फ 1% पब्लिक जो है वो टैक्स देती है। जो आप अपनी आमदन या बिजनेस में से सालाना जो टैक्स जमा करवाते हैं ना, वो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है जो टैक्स देती है, जस्ट लेस देन 1%। अच्छा, एक तो 1% टैक्सिंग पॉपुलेशन है। दूसरी एक बात मेरी याद रखिए हमेशा के लिए। अच्छा, दूसरा जो आपके पास जो टैक्स है, आपकी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। मतलब ये है कि हमारी अब इस साल के मुताबिक $375 बिलियन की इकोनॉमी है। कितनी की इकोनॉमी है जी? $375 बिलियन की इकोनॉमी है। उस $375 बिलियन की वो इकोनॉमी है जिसका हमें रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी जो 30 to 40% इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही कोई मौजूद नहीं है। मतलब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से क्या मुराद है कि लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, चले शहरी इलाकों में तो लोग, अब आजकल एक ट्रेंड आ रहा है ना, बैंक के जरिए ट्रांसफर करते हैं पैसे। अब पहले लोग क्या करते हैं, अब भी लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कैश देते हैं। जो डायरेक्ट कैश के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसका हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस इकोनॉमी को कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। और हमारी 30 to 40% इकोनॉमी क्या है? अनडॉक्यूमेंटेड। और जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही नहीं होगी तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा किससे कितना टैक्स लेना है? और फिर जो हुकूमत टैक्स ले भी रही है, जो टैक्स हम टोटल कलेक्ट कर रहे हैं, वो 1% जो हम लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 1% लोगों से। अच्छा, 1% जो कलेक्ट करें, वैसे हुकूमत सबसे टैक्स ले लेती है किसी ना किसी तरह से। अब वो जो मैक्सिमम टैक्स है हुकूमत जो लेती है, वो टैक्स है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या है जी? इनडायरेक्ट। हमारा जो 60% टैक्स है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब वो क्या है? वो आप बिजली के बिल से कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो आप किससे कलेक्ट कर लेते हैं? वो आप पेट्रोल के जरिए कलेक्ट कर ले, लेवीज, पेट्रोलियम लेवीज। मतलब वो इससे क्या होता है मुझे बताएं। जब इनडायरेक्ट टैक्स आप लेते हैं, हुकूमत जब इनडायरेक्ट चीनी के ऊपर टैक्स ले लिया, आटे के ऊपर टैक्स ले लिया, पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले लिया, बिजली के ऊपर टैक्स ले लिया, सर्विसेज चार्जेस, वो जैस आप लोड करवाते हैं, क्या वो कार्ड डलवाते हैं, उसके अंदर वो 30-40 रुपया उसका टैक्स चला जाता है। तो जब लोग टैक्स नहीं देंगे, अमीर तबका टैक्स नहीं देगा, तो फिर हुकूमत क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे टैक्स रिसीव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब तबका है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अब गरीब तबके को भी उतना का पेट्रोल लीटर पड़ेगा और अमीर भी उतने में खरीदेगा। बात समझ रहे? गरीब भी उतनी की चीनी किलो खरीदेगा, अमीर भी उतनी की खरीदेगा। अब टैक्स दोनों को क्या देना पड़ रहा है? बराबर देना पड़ रहा है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा जो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है उसका 60 to 70% हिस्सा है ही क्या? 80% वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और डायरेक्ट टैक्सेस वो बहुत कम है। मतलब जो सैलरी से कट जाते हैं, जो आमदन पर से कट जाते हैं, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स कम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा जो गरीब तबका है वो मजीद पिस जाता है। उसकी वजह क्या है? अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ 1% लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स, वो खुद से टैक्स देते हैं, ठीक है ना, टैक्स पेयर्स हैं। ये एक रीजन है, सबसे पहली वजह। अच्छा, तो ये टैक्सेस, मतलब रेवेन्यू का जो पहला सोर्स है टैक्सेस, वो बहुत कम है। नॉन टैक्सेस जो है वो भी इतने ज्यादा तो नहीं है, चलान इतने ज्यादा नहीं होते हैं लोगों के। और फीस की मद में, सॉरी, अच्छा, तो ये नॉन टैक्सेस भी इतने ज्यादा नहीं है। स्टेट और एंटरप्राइजेस जो हमारी PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, ये जो सारे एंटरप्राइजेस हैं, ये क्या है? ये तो व्हाइट एलिफेंट बने हुए हैं ना, रेलवे जो है। उल्टा पाकिस्तान की रियासत को अरबों रुपया इनको सालाना देना पड़ता है ताकि ये चलती रहे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से रिसोर्सेज सही नहीं आ रहे, यहां नॉन टैक्सेस से इतने ज्यादा नहीं आ रहे, टैक्सेस जो है वो पूरे ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू
क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर एक्सपेंडिचर हमारे किस किस चीज के, दो तरह के मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं। कितने तरह के मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं, दो तरह के। एक होते हैं आपके पास करंट एक्सपेंडिचर्स, करंट, और एक होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, करंट एक्सपेंडिचर्स भी आगे दो तरह के हैं, मतलब कैसे, एक वो अखराजात जो डिफेंस में आते हैं। आपको पता है हमारा $72 बिलियन का डिफेंस बजट है, बहुत बड़ा चंक ऑफ हमारा बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। एक तो डिफेंस बजट है जो कि लाजमी है, किसी तरह से कम हुआ ही नहीं है, हो भी नहीं सकता डेफिनेटली। उसके बाद दूसरा जो आपके पास एक्सपेंडिचर्स है करंट में, वो आपके पास कौन से हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव, रियासती मामलात को चलाने के लिए जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके अखराजात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इसके अंदर आ जाते हैं करंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट में क्या आते हैं, भाई डैम्स बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, सड़कें बननी हैं, सारी चीजें होती है ना, नए प्रोजेक्ट्स लगने हैं, नई मेट्रोज बननी है, ये वगैरह, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपके ज्यादातर एक्सपेंडिचर खर्च ही यहाँ पे हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचता ही नहीं, जिसकी वजह से मुल्क की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं हो पाती है। अच्छा, तो इस वजह से आप लोग कहते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कम है, वजह मैंने बता दी आपको, और एक्सपेंडिचर्स क्या है, ज्यादा है, इस वजह से फिस्कल डेफिसिट है। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की। किसकी बात करते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने कहा जी करंट अकाउंट किस चीज को मेजर करता है, डॉलर इनफ्लो कितना है और डॉलर आउटफ्लो कितना है, मतलब इंपोर्ट्स कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है, इसको आप लोग कहते हैं करंट अकाउंट। व्हाट यू कॉल दैट? करंट अकाउंट। इसको हम लोग कहते हैं जी करंट अकाउंट। अब जरा देखिए करंट अकाउंट में आप लोग समझिए जरा सर, करंट अकाउंट में हम लोग, ये जो करंट अकाउंट है ये भी डेफिसिट में जा रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम लोग जो तिजारत कर रहे हैं, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से जो हम इनकम जनरेट करते हैं वो कम है, और जो दूसरों को हम इनकम देते हैं वो ज्यादा है। मतलब हमारा डॉलर इनफ्लो क्या है, वो सर, वो डॉलर जो इनफ्लो है, डॉलर इनफ्लो इज लो, डॉलर इनफ्लो जो है वो लो है सर, वो लो है, वो कम है। अच्छा, वो कम क्यों है? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स क्या है, वो लेस है। अच्छा, अब एक्सपोर्ट्स लेस क्यों है, उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमारी इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई, फिर जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट्स करते हैं वो वैल्यू एडेड है ही नहीं है, फिर जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो क्वालिटी नहीं है, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी, एक्सपोर्ट्स जो है उस प्रोडक्ट को पैदा करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिजली महंगी है, तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपेयर करें चाइना के प्रोडक्ट के साथ। चाइना जो अपनी इंडस्ट्री को सारा सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, महंगा, जिसकी वजह से फिर लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, चाइना का खरीदते हैं। तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स क्या है, लो है, तो फिर डॉलर इनफ्लो क्या होता है, ज्यादा, कम होता है। इसी वजह से जब डॉलर इनफ्लो कम है तो फिर डॉलर आउटफ्लो क्या है हमारा, ज्यादा। अब मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डॉलर आउटफ्लो होता क्यों है सर, डॉलर आउटफ्लो हाई है। ये क्यों होता है डॉलर आउटफ्लो? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, कम करते हैं। इंपोर्ट्स हमारी क्या है, वो हाई है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि डॉलर इनफ्लो क्या है, वो कम है और डॉलर आउटफ्लो क्या है, ज्यादा। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्विन डेफिसिट। अब मेरी एक बात याद रखिए, हम लोग फिर क्या करते हैं कि इस ट्विन डेफिसिट को, इस ट्विन डेफिसिट को कवर करने के लिए सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट जी। तो ट्विन डेफिसिट के बाद फिर हमने कहा कि दूसरा जो हमारी इकोनॉमी के साथ इशू है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कंजप्शन बेस्ड इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है। हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं और बचाते कम है, ठीक। और उसके बाद हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। तीसरा इशू है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस के इश्यूज, ठीक है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस और उसके बाद ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर बैड गवर्नेंस होती है, मतलब करप्शन बढ़ जाती है, इदारे ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, लोगों के बिजनेस नहीं ग्रो कर पाते हैं, जो है वो इंडस्ट्री नहीं ठीक से चल पाती है, इकोनॉमी क्लैश कर जाती है, जिसकी वजह से क्योस या इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर आ जाती है। मतलब ये साइकिल है, कनेक्टिविटी।
या फिर टेररिज्म या फिर स्ट्रीट क्राइम, ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और चौथा इशू है हमारे पास पावर शॉर्टेज है, हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, पावर शॉर्टेज है, फिर पावर जो मौजूद है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसी तरह के बहुत से इश्यूज हैं इकोनॉमी के साथ हमारे। फिर हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो वैरायटी ऑफ एक्सपोर्ट्स नहीं है, फिर चंद चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये भी इकोनॉमी का एक इशू है एक्सपोर्ट्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये तो इश्यूज तो चले ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने कंसीडर कर लिए, मेन 4 कर लिए, फिर 5 इनके अंदर भी बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है ना जी। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। नाउ सर व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या है इस इकोनॉमी को ठीक करने के? तो मैं ये मिटाने लगा हूं जी, और इसकी जो पिक्चर है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आई जरा नाउ विल डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। सबसे पहला हमने कहा ट्विन डेफिसिट था। ट्विन डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट था। फिस्कल डेफिसिट का सॉल्यूशन आपके पास क्या मौजूद है? सॉल्यूशन एंड रेमेडीज। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को कैसे आप लोगों ने इसको ट्रीट करते हैं? आईएमएफ आपको बेल आउट पैकेजेस या जो उसका प्रोग्राम है जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सैप कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत आईएमएफ क्या करता है? कर्जे देता है। सिर्फ किस चीज के लिए? फिस्कल डेफिसिट। याद रखिएगा, और किसी चीज के लिए आईएमएफ कर्जा नहीं देता है, और सिर्फ किस चीज के लिए देता है? फिस्कल डेफिसिट, कि आप जो है अपना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस कर सकें। लेकिन जब वो इस सैप प्रोग्राम के तहत कर्जा देता है आईएमएफ, तो फिर वो कुछ कंडीशंस भी लगा देता है। वो कहता है जी ऑस्टेरिटी मेजर्स लें, अपने खर्चे कम करें, ऑस्टेरिटी मेजर्स लें। फिर वो कहता है यही जो आपके पास आईएमएफ है, आईएमएफ और क्या कहता है? आईएमएफ कहता है जी अपनी करेंसी डीवैल्यू करें। अक्सर देखते हैं ना हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है आईएमएफ के कहने के ऊपर। अच्छा जी, करेंसी डीवैल्यू करें। अच्छा, फिर आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है जी आपने जितनी सब्सिडीज दी हुई है वो सारी सब्सिडीज क्या करें? रिमूव करें, सब्सिडीज खत्म करें। इस तरह की ना वो कंडीशंस लगाता है। अब जरा देखिए, देखने को तो ये कंडीशन बड़ी अच्छी है, इससे इकोनॉमी बेहतर, लेकिन ये कंडीशन जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है। हमारी इकोनॉमी तो है इंपोर्ट ओरिएंटेड। तो जब हम करेंसी डीवैल्यू कर देते हैं, करेंसी डीवैल्यू होने से एक्सपोर्ट्स में फायदा होता है, इंपोर्ट्स में नहीं। इंपोर्ट्स में तो नुकसान होता है उल्टा। तो फिर हम इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, जिसकी वजह से जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो डियर स्टूडेंट्स, तो इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो जाती है, मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आ जाता है। फिर सब्सिडीज जब आप रिमूव करेंगे, अभी आपने देखे पेट्रोल की क्या प्राइसेस हैं, बिजली की क्या प्राइसेस हैं, तो आईएमएफ तो कहता है कि ये वाला जो 1200 अरब आप सालाना सब्सिडी देते हैं बिजली के ऊपर, ये भी खत्म करें। तो जिसकी वजह से हमारा जो लोअर तबका है, गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो एक ये इलाज तो है, लेकिन इसके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है। एक वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है, मैं आपको वो फैक्ट एंड फिगर भी साथ बता दूंगा, लिख देता हूं यहां पे, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ये ना इसके ऊपर तनकीद करते हैं आईएमएफ के ऊपर। ये कहते हैं जी आईएमएफ का ये जो प्रोग्राम है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने की वजह उल्टा नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही कंडीशंस बनाई हुई है, वो सब के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? नाफिज कर रहे होते हैं। इसलिए फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या मौजूद होता है आपके पास इलाज? सो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ के पैकेजेस, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए क्या मौजूद है? करंट अकाउंट डेफिसिट है किस वजह से? डॉलर इनफ्लो कम है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स क्या है? लेस है, और इंपोर्ट्स क्या है? हाई। तो फिर आप मुझे इसका इलाज बता दें, क्या होगा? आपको अपनी एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, दूसरा एक्सपोर्ट्स को क्या करना है? आपने डाइवर्सिफाई करना है। और एक्सपोर्ट्स करनी किन चीजों की है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स, देखें एक्सपोर्ट ऑलरेडी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे? कि तब वो सस्ता हो। क्या हो? वो सस्ता। तो गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? सब्सिडीज देनी, चाइना के मेड और मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, ये इसका इलाज है। फिर उसके बाद बाकियों का इलाज क्या है? सर गवर्नेंस और इनस्टेबिलिटी है, तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। फिर पॉलिसी जो इनकंसिस्टेंसी है तो उसको आप इंश्योर करें। पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, सर पॉलिसी कंटिन्यूटी हो, सर एक ही पॉलिसी को अपनाया जाए, पॉलिसी कंटिन्यूटी हो। फिर टेररिज्म,
दहशतगर्दी और ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये बहुत खराब है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी और भाई जो आप इन्वेस्टर है आप उसको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देंगे तभी तो आके वो इन्वेस्ट करेगा। तो फिर जब वो बेहतर होगी तो उससे भी क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ इकोनॉमिक सॉल्यूशंस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, तो आप लोग जो है हमारे से पूछ सकते हैं। हमारे इस काविश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई मसला मसाइल हो तो हमें बताएं, कमेंट्स के अंदर बताएं, और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। हम लोगों ने ये फ्री लेक्चर सीरीज का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, और इसको थोड़ा जल्दी बताने की वजह ये थी कि टाइम कम होता है, इतनी बड़ी वीडियो जो है वो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।